अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गति के नियम। मैं पढ़ाने वाला हूं, मेरा नाम है युगल किशोर और आप मेरे साथ आज पढ़ने वाले हैं गति के नियम। गति के नियम पढ़ने से पहले बच्चों मैं अभिप्सा के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। अभिप्सा हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए प्रथम और एकमात्र ई लर्निंग कक्षाएं हैं। ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत की पहली ऐसी कक्षा है जो आपको आपकी भाषा में कक्षाएं प्रदान करने जा रही है। ठीक है ना। चलो इसके बारे में और आपको कुछ चीज बता देता हूं। यहां आपको मिलने वाली कक्षा 9, यहां आपको मिलने वाली कक्षा 9 और कक्षा 10, छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो कक्षा 9 और कक्षा 10 की कौन कौन सी कक्षाएं, पहला विज्ञान, दूसरा हिंदी, तीसरा सामाजिक विज्ञान, चौथा गणित और पांचवा अंग्रेजी। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों, आपको पूरी की पूरी यहां पे आपको हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको मिलेगा कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का छत्तीसगढ़ बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड का एकीकृत किया हुआ पाठ्यक्रम, जो आपको पढ़ाएंगे भौतिकी का विषय, रसायन का विषय, जीव विज्ञान का विषय और गणित का विषय। आपको चारों की चारों कक्षाएं जो साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं हैं, विज्ञान संकाय की जो कक्षाएं हैं, यहां पे आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगी बेटा। जो अभिप्सा की कक्षाओं में ये जो प्रॉफिट है, हिंदी भाषा में ही आपको ये पूरी कक्षाएं मिलेंगी। यहां पर जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये आप हमारे अभिप्सा एप्लीकेशन को आप सीधे गूगल प्ले स्टोर से अभिप्सा सर्च करके यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अभिप्सा लिखकर, यहां पे अभिप्सा लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग है ABHIPSA। अभिप्सा लिखकर आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ पूरे के पूरे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पूरी कक्षाएं आप हिंदी माध्यम में घर बैठे ये सारी की सारी चीजें ले सकते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट www.abhipsa.in में जाकर आप हमारे बारे में और जान सकते हैं बेटा। ये हमने एक नया इनिशिएटिव, एक नया हमने संकल्प किया है कि हम हिंदी माध्यम के बच्चों को उच्चतर और उत्कृष्ट शिक्षाएं प्रदान करेंगे। इसीलिए आप अगर हमारी कक्षाओं का नाम देखेंगे तो एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस, एजुकेशन जो उत्कृष्टता की ओर लेकर जाए, ये हमारा ध्येय वाक्य है और हम इसी को साकार करना चाहते हैं और इसी के लिए हम यहां पर लेकर आए हैं अभिप्सा। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं गति का नियम। तो शुरू करते हैं आज हम गति का नियम। गति के बारे में आप क्या जानते हैं बेटा? गति के बारे में हम जानते हैं कोई चीज जो चल रही है तो वो गति कहलाती। जैसे मैं यहां पर चल रहा हूं धीरे धीरे, तो क्या कहेंगे आप कि सर गति कर रहे हैं। ठीक है ना, गति कर रहे हैं। लेकिन यदि आप जिस घर में अभी हैं, इस घर को आप देख रहे हैं, तो ये घर आप बचपन में जिस घर पे पैदा हुए थे और आज जिस घर पे रह रहे हैं, ये घर आज भी उसी जगह पर है। आप जिस स्कूल में जाते हैं वो स्कूल उसी तरीके से आज भी उसी स्थान पर है जिस दिन से आपने स्कूल शुरू किया था। तो आपका स्कूल, आपका घर, आपके घर में लगा पेड़, ये सभी किस जगह पर, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी स्थिर हैं। तो इन्हें हम गति में नहीं कहते हैं। गति में किसको कहते हैं? जो चीजें चल सकती हैं। जैसे आप जिस ग्रह में रखते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। उस 9 ग्रह के, हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से एक ग्रह है पृथ्वी और पृथ्वी में रहते हैं हम। और सारे के सारे ग्रह गति करते हैं और सारे के सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात ये कहीं ना कहीं गति करते हैं, है ना। इसके साथ साथ यहाँ आपको दिखाई देने वाली सारी चीजें गति करती हैं। ठीक है, चलो गति के बाद फिर आप जानते हैं गति के नियम हम पढ़ रहे हैं। तो गति के नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जानना जरूरी है। गति के नियम जानने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ शब्दावली जो है, कुछ परिभाषाएं जो हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है दूरी। दूरी क्या होता है बेटा? दूरी होता है किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई। किसकी कुल लंबाई? मार्ग की कुल लंबाई। मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मान लीजिए ये इस कार ने इसका मार्ग का लंबाई, ये पूरा मार्ग 10 किलोमीटर लंबा है, तो हम क्या कहेंगे कि कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। क्यों कहेंगे? क्योंकि मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर। उसी प्रकार से यदि घड़ी पूरे अपने चारों ओर चक्र लगाती है तो ये घड़ी यहां से शुरू होकर यहां से पूरा गोल घूमकर एक चक्र पूरा करती है, तो हम कहते हैं कि घड़ी ने 24 घंटे पूरे कर लिए। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि घड़ी भी अपना एक मार्ग तय करती है, अर्थात घड़ी कुछ दूरी तय कर रही है। ऐसे ही अगर आप इस बस को देखेंगे तो ये बस भी कुछ दूरी तय कर रही है।
है ना। तो अंततः समझ क्या आता है कि मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। चलो अगला टर्म हम समझते हैं क्या है, विस्थापन। दूरी और विस्थापन अपने आप में एक बहुत बड़ा जटिल हमेशा से एक परिभाषा रही है। यहां पर आपको समझाता हूं मैं एक बहुत आसान शब्दों में। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था, किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मध्य की जो दूरी है उसका अंतर विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है ना, चारों ओर परिक्रमा करती है, तो वो कुछ दूरी तय करती है। लेकिन इसका विस्थापन, मान लीजिए हम इस बिंदु के सापेक्ष हम इसका विस्थापन देखना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो इस स्थान से घूम के वापस इसी स्थान पर आ जाता है। अर्थात इसकी प्रारंभिक अवस्था जो थी वो ये थी और अंतिम अवस्था क्या है, यही है यही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी ने दूरी तो तय की, लेकिन पृथ्वी का विस्थापन कितना है, पृथ्वी का विस्थापन यहां पे कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है ना। वैसे ही आप यदि घड़ी को देखेंगे तो घड़ी में हर रोज सेम कुछ समय के बाद फिर वो वापस से 12 घंटे में वो वापस उस जगह पे आ जाती है ना। तो 12 घंटे बाद जो समय, अभी इसमें 5 बजा है, तो अगले 12 घंटे बाद फिर से इसमें 5 बजेगा, सॉरी अगले 24 घंटे बाद फिर से इसमें 5 बजेगा। तो हम 24 घंटे में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या बोलेंगे कि 24 घंटा घड़ी चल चुकी है। लेकिन 24 घंटे में घड़ी का विस्थापन क्या होगा, 24 घंटे में घड़ी का विस्थापन होगा 0। ठीक है ना। मान लीजिए ये बस है, ये बस किसी समय 0 पे, किसी समय 0 सेकंड पे इस प्रारंभिक बिंदु पर है और किसी समय 10 सेकंड में ये बस जाती है कहाँ, आगे। 10 सेकंड में ये बस चलकर चली जाती है यहाँ और जाके यहाँ पे खत्म हो जाती है ना। तो बस का प्रारंभिक जो अवस्था है वो 0 किलोमीटर है और बस का जो अंतिम अवस्था है, मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर है, बस ने 10 सेकंड में 10 किलोमीटर अगर तय किया तो प्रारंभिक अवस्था उसकी क्या है, 0, और अंतिम अवस्था क्या है, 10 किलोमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि बस का विस्थापन कितना हुआ, बस का विस्थापन हुआ 10 किलोमीटर। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट, अगला जो हमारा इस दूरी और विस्थापन का जो अभी मैंने आपको समझाया, इसके बारे में कुछ और जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, इसको भी हम देख लेते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। आपको पहले बताया दूरी एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है। वस्तु की किन्हीं दो परिस्थितियों के मध्य का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, उसका विस्थापन कहलाता है। मैंने आपको बताया प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मध्य का जो अंतर है वो क्या होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। हमने क्या दिखाया पिछली बार में, जो हमारा बस है वो कितने किलोमीटर तय किया, 10 किलोमीटर तय किया। हमने इसको कैसे दिखाया कि ये मीटर के माध्यम से हमने इसको दिखा दिया। ठीक है ना। विस्थापन तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। पीछे इस पृथ्वी का मार्ग वृत्ताकार था तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो गया। यहाँ पे एक सरल रेखा में गति की बस ने, तो यहाँ पे इसका विस्थापन 10 किलोमीटर हो गया, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, विस्थापन तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये वस्तु की अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। यही चीज आपको मैंने बताई थी और यही चीज मैंने यहाँ आपके लिए लिखी भी है। ठीक है। चलो अब देखो चाल। गति के नियम में अगला जो परिभाषिक शब्दावली है वो है चाल। चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी कुशल बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आपकी जो शब्दावली है, जो परिभाषाएं, जो शब्दावली जो स्टैंडर्ड है, उनको हम आपको इंग्लिश में भी बताते चलेंगे, ताकि आपको बड़ी कक्षाओं में जाके ऐसा ना हो कि आप बच्चे अंग्रेजी नहीं आता है बोल के, बहुत से बच्चे हमारे बड़ी कक्षाओं में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हिंदी माध्यम का कोई भी छात्र पिछड़े, इसीलिए हमने इसके सारे के सारे जो शब्दावली है उसको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी किया हुआ है। चाल क्या होता है, चाल को समझिए। प्रति इकाई समय में, मान लीजिए इकाई समय 1 घंटा, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होता है, मार्ग की कुल लंबाई। प्रति इकाई समय में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल का बेटा एक परिभाषा जो होता है, चाल का एक जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये उसका सूत्र है। ये सूत्र आपको हमेशा ताउम्र काम आएगा। आप जब तक
किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, वहां पर भी ये चीज काम आता है। ये गणित भौतिकी के साथ साथ आपको डेली जीवन में भी आपको बहुत ज्यादा उपयोग आने वाली चीज है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको समझाता हूं चाल। प्रति इकाई समय में मान लीजिए कि कोई बस एक घंटे में मान लीजिए ये हमारा जो ट्रक है ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय करता है। 1 घंटे में मानते हैं कि ये 10 किलोमीटर चलता है ना। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर चलता है तो इसकी चाल क्या होगी ये हम कैसे निकालेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दूरी कितनी तय कर रही है कि 10 किलोमीटर तय कर रही है। दूरी कितनी कर रही है, ये 10 किलोमीटर तय कर रही है। और कितने समय में कर रही है, तो ये 1 घंटे में कर रही है। कितने समय में कर रही है, 1 घंटे में कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, इस बस की जो चाल होगी, इस बस की चाल क्या होगी, इस बस की चाल होगी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये हम इस प्रकार से दिखाते हैं। यहां हम बोल रहे हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। जब आप मात्रक और मूल मात्रक वगैरह पढ़ते हैं तो मात्रक और मूल मात्रक और मापन का जो जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि किलोमीटर एक बड़ा इकाई है, लेकिन उसकी जो न्यूनतम इकाई है जो एसआई मात्रक है उसको वो क्या है, वो मीटर है। तो अगर हम किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 10 गुणित 1000, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बेटा, 1000 मीटर होता है। और घंटा 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 60 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे 60 गुणित 60 कर देंगे। 60 गुणित 60 करेंगे, यहाँ से 1 शून्य गया, यहाँ से 1 शून्य गया, यहाँ से 1 शून्य गया, यहाँ से 1 शून्य गया। हमने सभी को काट दिया एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे ऊपर है 100 और नीचे है 36। 10 गुणित 10 100 और 6 गुणित 6 36। इसको मैं यहाँ पे सरल करके लिख देता हूँ 100/36, ठीक है। अब मैं इसको 2 से भाग देता हूँ। 2 से भाग देने पर ये जाएगा बेटा 50 दूनी 100 और ये नीचे जाएगा 18 दूनी 36 और भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पे ये 25/9 अर्थात जो मेरा ये बस जो यहाँ से यहाँ तक गया उसकी चाल कितनी हुई, अगर मीटर सेकंड में पूछा जाए तो उसकी चाल कितनी होगी, 25/9 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से मैं यदि किसी वस्तु की चाल तय करना चाहूँ, चाल अगर ज्ञात करना चाहूँ तो उसके मुझे दूरी और समय रिक्वायर्ड होती है। समय, दूरी और समय का अगर मुझे मान पता है तो मैं उसकी चाल आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके अगले शब्दावली को। अगली शब्दावली है बेटा वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के मध्य का जो अंतर है वो विस्थापन है। विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की दर। मान लीजिए वो मेढक, इसके पहले का जो देखिए, मेढक कभी कहाँ एक समय सेकंड, मेढक किसी समय में 0 सेकंड पे यहाँ पे था, ठीक है। और मेढक मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकंड बाद वो मेढक यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये मेढक 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ। मान लीजिए ये जो है ये है आपका 0 नहीं, इसको मानते हैं 1 किलोमीटर। ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक आने में ये तय किया 5 किलोमीटर, है ना। तो 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, चलो मान लेते हैं ये 0 किलोमीटर है, ठीक। तो अब देखो विस्थापन का परिवर्तन क्या हुआ, अंतिम अवस्था क्या है, 5 किलोमीटर। अंतिम अवस्था 5 किलोमीटर माइनस प्रारंभिक अवस्था कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक, बटे समय कितना है, अंतिम समय कितना है 10 सेकंड और प्रारंभिक समय कितना है 0 सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 1 गया 4 बटे 10 में से 0 गया 10। इस प्रकार से इसको यदि मैं भाग दूं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। और इस प्रकार से यदि मैं इसको और सरल करूं तो ये क्या होगा 0.4 आया। अब इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ पे देख लो, इसका मात्रक दिया है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे इसका मात्रक होगा क्या, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चूंकि मैंने ये जो पूरा फॉर्मूला जो मैंने बनाया हुआ है ये किलोमीटर पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये किलोमीटर पे था, 2 किलोमीटर बटे 5 और यहाँ पे जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 2000। 2000 को जब मैं 5 से भाग दूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, 2000 को मैं 5 से भाग दूंगा तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, 2000 को मैं 5 से भाग देता हूँ तो ये कितना होगा, 5 चौक 20 और 0 400 मीटर प्रति सेकंड। 400 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये मेढक, कहाँ गया मेढक, ये है मेढक,
ये मेढक 400 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये इस पार कर गया। तो इसका वेग कितना है? 400 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये मेढक 4 किलोमीटर मात्र 10 सेकंड में तय कर ले रहा है तो ये मेढक 400 मीटर प्रति सेकंड तय कर रहा है। इसको हम कहते हैं वेग। समझ आया बेटा कि वेग क्या होता है? किसी निश्चित विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। विस्थापन का परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है? समय के सापेक्ष होता है, ठीक है ना। इसे इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने एक दूरी तय की है ना, और यहाँ पे हमने एक निश्चित समय के अंतराल में तय की है। यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है ना। तो इससे आपको यहां पर समझ आ गया होगा वेग। अब हम देखते हैं वेग के बाद फिर त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है? अभी आपको वेग समझाया, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, वेग को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। परिवर्तन की दर, परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? वेग किसके सापेक्ष परिवर्तित होगा? v अंतिम, वेग को यदि मैं v से दर्शाऊं तो v अंतिम माइनस v प्रारंभिक। वेग किसके सापेक्षिक, वेग किसके सापेक्षिक परिवर्तित होगा बेटा? तो वेग परिवर्तित होगा समय अंतराल के सापेक्षिक, है ना, समयांतराल के सापेक्ष ये वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं बेटा? त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्सेलरेशन और इंग्लिश में इसको डिनोट किया जाता है ए से। यदि आपको कभी भी फिजिक्स में ए दिखाई देता है तो आपको ये त्वरण समझ जाना है कि ये ए क्या दिखा रहा है? हमको त्वरण दिखा रहा है। त्वरण एक सदिश राशि होती है और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चूंकि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है और समय अंतराल भी सेकंड में होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे समय अंतराल गुणित सेकंड, तो बराबर क्या हो गया? ये मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो यहीं पे मैंने लिखा है ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पे जो दिखाई दे रहा है, ये एक्स अक्ष पे जो दिखाई दे रहा है ये समय है और जो वाई अक्ष पे जो दिखाई दे रहा है वो त्वरण है। तो हम देखते हैं कि यदि किसी बिंदु पर मान लीजिए ये 0 है और ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है, और इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं 4। यदि कोई वस्तु 4 किलोमीटर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही है, समान गति से चल रही है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो समय अक्ष, ये जो समय अक्ष है एक्स अक्ष के बराबर एकदम सीधी समांतर रेखा होगी। देखो एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति मतलब कि अगर मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है तो वो लगातार 40 किलोमीटर स्पीड में चलती रहेगी। तो एक समान त्वरित गति में जो त्वरण होता है, त्वरण को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो त्वरण क्या हुआ? एक समान त्वरित गति मतलब 40 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है गाड़ी। तो त्वरण और समय का जो ग्राफ होता है, त्वरण और समय का ग्राफ 40 किलोमीटर और समय, अगर मैं 40 किलोमीटर से धीरे धीरे चल रहा हूं और मैं कुछ समय तक इसी स्पीड से चल रहा हूं, तो जो मेरा समय और ग्राफ के जो अक्ष बनेगा, वो जो ग्राफ बनेगा, त्वरण और समय का जो ग्राफ बनेगा वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है ना। ये चीज यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो यहां पे एक चीज और समझने वाली चीज है कि एक समान त्वरित गति अर्थात जो मैंने बताया 40 किलोमीटर वाला स्पीड में वेग समय ग्राफ का जो समय अक्ष से जो झुकाव जो होता है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ये चीज याद रखना है, ये आपको कभी भी भविष्य में बड़ी कक्षाओं में ये आपको काम आता है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बड़ी बड़ी जो गणितीय रचनाएं होती हैं वो आपको जो हल करने में ये चीज काम आता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब हम समझते हैं एक समान गति के बारे में। एक समान गति से हम क्या समझते हैं? यदि कोई वस्तु लगातार समय के सापेक्ष एक समान गति से चलती जा रही है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यही चीज मैंने बोला कि यदि कोई वस्तु 0 से 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर ये वस्तु अगर 10 किलोमीटर तय कर रही है और अगले फिर से 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के अंदर ये वस्तु पुनः 10 किलोमीटर तय कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु किसमें है? एक समान गति में है, यूनिफॉर्म मोशन।
वस्तु किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ये चीज हम कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक समान गति में दूरी और समय का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा होती है। ये मैंने दूरी और समय का ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। मान लीजिए समय 0 पे, दूरी भी 0 है। ठीक है, समय 1 सेकंड पे, दूरी 1 किलोमीटर है। हम डी का ग्राफ मानते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे है और ये डी यहाँ पे है। ठीक, ये 1 सेकंड, ये 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 2, ये 2 और ये 2, ये 3, ये 3, ये 4 और ये 4। ठीक है, ये 4 और ये 4। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो समान गति में जो समय, दूरी और समय का जो ग्राफ है, अब अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएं कि किस गति से, किस वेग से हमारी जो किस वेग से हमारा जो वस्तु चल रहा है, तो हम देखेंगे कि वो एक समान वेग से लगातार चलते जा रहा है। वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकंड में 2 किलोमीटर, 3 सेकंड में 3 किलोमीटर, 4 सेकंड में 4 किलोमीटर लगातार हर सेकंड में 1 किलोमीटर तय कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये दूरी और समय का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, अब हम यदि दो वस्तुओं को यदि हम एक ही समय, एक ही समान गति के, एक समान गति के ग्राफ में यदि हम तुलना करें दो वस्तुओं की, मान लीजिए कोई वस्तु है ए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलो अब वापस से देखते हैं दो वस्तुएं, जब हम दो वस्तुओं का हम कंपेयर करते हैं, कि हम तुलना करते हैं। मान लीजिए हम कोई वस्तु है सी और मान लीजिए कोई वस्तु है बी। ठीक है, दो अलग अलग वस्तुएं हो गई। ये दोनों एक समान गति के ग्राफ में जब हम इनको प्लॉट करते हैं, मान लीजिए ये दोनों एक समान गति कर रही हैं दूरी और समय के सापेक्ष। ठीक है ना, तो अब हम जब इनको एक समान गति के उसमें जब प्लॉट करेंगे तो हमें ये चीज पता कैसे चलेगी कौन सी चीज का, किस चीज का जो चाल है वो सर्वाधिक था और किस चीज का चाल जो कम है। आप इस ग्राफ को केवल देखकर कैसे बता पाएंगे कि कौन सी की चाल ज्यादा है या फिर डी की चाल ज्यादा है, सी की चाल ज्यादा है या डी की चाल ज्यादा है। ये चीज जानने के लिए एक तरीका जो हमारे वैज्ञानिकों ने पहले से इजाद किया है वो है तरीका कोण का। कोण का मान कम होगा, जिस वस्तु का समय और दूरी के सापेक्ष बनाया गया ग्राफ में जो कोण का मान है, जो सरल रेखा जो खींची जाएगी उसका जो कोण का मान है एक्स अक्ष से जिसका मान कम होगा अर्थात उसकी ढलान कम होगी, जिसका मान कम होगा उसकी ढलान कम होगी और उसी की चाल सबसे कम होगी, उसी की चाल कम होगी। यहां पर देखिए जो एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष से ये जो बी है इसका जो कोण का मान देखिए, इसका कोण का मान मान लीजिए थीटा है। तो यहां पे अगर आप सी का मान देखेंगे, यहां पे जो हमारा सी जो वस्तु है, सी वस्तु ये एक्स अक्ष से कितना ऊपर है, ये एक्स अक्ष से मानते हैं कि ये थीटा तो यहां पर है ही, थीटा प्लस इस जो कोण है इसका हम मान लेते हैं एक्स, तो ये थीटा प्लस एक्स डिग्री ज्यादा है ना। तो इसका मान थीटा से तो ज्यादा ही है, वो तो दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि जिसका मान कम उसका ढलान कम और उसका चाल कम। तो यदि हम सी और बी को एक समान गति के ग्राफ में तुलना करें तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि बी की गति ज्यादा है, बी की चाल कम है या सी की चाल कम है। इसको हम इस प्रकार से बता पाते हैं कि जिसका एक्स अक्ष पे बनाया गया कोण कम होगा वो ही उसकी ही चाल कम होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बी की चाल यहां पर कम है, सी की चाल उससे ज्यादा है। और अगर हम सारे इसमें ए बी सी डी को अगर हम सभी की तुलना करें तो सबसे न्यूनतम चाल किसकी है, न्यूनतम चाल इस ग्राफ में किसकी है, बी की है। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी है, उससे ज्यादा है ए की, ए वाला है सेकंड, ए वाला है थर्ड रैंक पे। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो हमारा डी है वो कौन से स्थान पे, दूसरा। और सर्वाधिक जो चाल है वो किसकी है, वो है सी की, ये हमारा फर्स्ट रैंक है, इसका प्रथम स्थान है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि इसने समय अक्ष से सर्वाधिक कोण बनाया है। ये हम देखकर ही बता पाते हैं कि कैसे एक समान गति में कौन सी वस्तु की चाल ज्यादा है। ये केवल देखकर पता करने का एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। गति का प्रथम नियम, गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गति का पहला नियम जो है वो पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गति में है,
यदि कोई वस्तु गति कर रही है, ये साइकिल यहाँ पे गति कर रही है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल, ये बाह्य बल ना लग जाए। ठीक है, बाह्य बल ना लग जाए। जैसे ये अगर आप इसका बस का एग्जाम्पल लेंगे तो बस में जैसे आप चल रहे हैं तो आप जब तक बस वाला ब्रेक नहीं मारता है, बस वाले ने ब्रेक मारा तुरंत आप आगे की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आप बस के सतह के साथ आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप आगे सरक रहे होते हैं। जैसे ही बस ब्रेक पड़ता है आपका शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर चला जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि आपका ऊपरी हिस्सा गति नहीं कर रहा होता है, गति कर रहा होता है ना। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो अवस्था परिवर्तन है, किसके कारण होता है? बाह्य बल के आरोपण के कारण जब आपके अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो गति के प्रथम नियम का प्रतिपादन जो दिखाता है ना। मान लो अब ये हमारे गांव का राजू है ना, गांव का हमारा राजू है, लड़का हमारा राजू तब तक नहीं उठेगा जब तक उसकी मम्मी जाके उसके बाल्टी में पानी नहीं, मुंह में पानी नहीं डालेगी बाल्टी भर, है ना। ये तब तक क्यों हुआ? चूंकि बाह्य बल आरोपित क्या हुआ, ये बाल्टी जो हमारा क्या है, बाल्टी में जो पानी है ये क्या हुआ, हमारे नींद से उठने के लिए बाह्य बल हुआ। तो हम नींद से तभी उठते हैं जब मम्मी बाल्टी से पानी पूरा डालती है। ठीक है, देखो इसी को नियम के रूप में जब पूछता है तो नियम में ऐसा लिखते हैं, बाल्टी वाल्टी मत लिख देना। ठीक है, साइकिल वाइकिल ठेसा गया भी मत लिखना। लिखना क्या है? लिखना यह है, वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा गतिज अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। देख लो, कोई भी चीज़ गतिज अवस्था में है तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर बाह्य बल क्या है यहाँ पे, ये देखो स्टॉपर लगा है, बाह्य बल जब तक कार्य न करे ये तब तक अच्छे से एकदम चलते रहेगा जब तक इसको कुछ लगेगा नहीं, है ना। जैसे ही ब्रेक पड़ा, ब्रेक क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेक क्या लगेगा, ब्रेक यहाँ पे बाह्य बल होगा, है ना। ब्रेक बाह्य बल होगा जिसके कारण ये शरीर इसका आगे की ओर झुकेगा। ठीक है ना। यहाँ पे राजू कब उठेगा? राजू तब उठेगा जब इसमें बाल्टी के द्वारा इसमें पानी डाला जाएगा और बाह्य बल लगेगा। ठीक है, चलो देखो, जड़त्व वस्तु की वह प्रकृति होती है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी वस्तु यदि अपनी गतिज अवस्था या अपनी स्थिर अवस्था, आप जैसे सोए हो तो सोए क्यों हो? क्योंकि आपके ऊपर जड़त्व लगा हुआ है। आप चल रहे हो तो आप चल क्यों रहे हो? क्योंकि आप गतिज अवस्था में हो। तो जड़त्व वस्तु की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए गति का प्रथम नियम जो है, गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। क्या? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व को अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्शिया, है ना। का को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ और नियम को बोलते हैं लॉ। तो इसको अंग्रेजी वाले उल्टा पुल्टा करके क्या कर देते हैं, इसको अंग्रेजी वाले कर देते हैं क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलो चाहे गति का प्रथम नियम बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती, असंतुलित बल के समानुपाती, जितना बल लगाएगा उतना ही गाड़ी आगे जाएगा तथा बल की दिशा में होती है। गति उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो बल है, ये आपको दिख तो रहा नहीं होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बल लग रहा है, मान लीजिए ये बल लगा है F, और इस F बल लगने से वस्तु जो है वो एक्सीलरेशन से आगे बढ़ गई, है ना। इसने धक्का लगाया, ये व्यक्ति है, इन्होंने धक्का लगाया तो इससे वस्तु F बल से एक्सीलरेट हो गई। तो संवेग के परिवर्तन की दर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती, ये जितना बल लगाएंगे उसके समानुपाती होगा और सेम उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे अंकल जी ने F बल लगाया, अपने बच्चे को ये गाड़ी पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने A का फोर्स लगा है, A का यहाँ पे त्वरण लग रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो संवेग यहाँ पे परिवर्तित होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा जितना इनका बल लगा होगा। ठीक है, यही चीज़ को समझाया जाता है। अभी देखते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी v, और
संवेग, संवेग बोलते हैं, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को दर्शाया जाता है P से, है ना, संवेग को दर्शाया जाता है P से। तो यहाँ पर यदि हम संवेग को दर्शाया जाता है P से, तो यहाँ पे संवेग बराबर क्या हो गया? P बराबर m इंटू वी, m इंटू वी अर्थात मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी संवेग कहलाता है। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है, हाँ होती है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मास को किससे दर्शाते हैं? किलोग्राम से दर्शाते हैं। और ये वेग, वेग का मात्रक क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसको प्रति सेकंड को अगर हम ऊपर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम, मीटर गुणा में और सेकंड भाग में था, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स पढ़ा जाता है इसको, है ना। तो ये इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है जो इस पे ऊपर लागू होती है वो क्या होती है? संवेग में परिवर्तन करने में लगा समय यदि कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। यदि आपने धक्का मारा गाड़ी को और धक्का मारते गाड़ी बढ़ गई, मतलब आप एकदम बाहुबली हो, है ना, लेकिन आप धक्का मार रहे हो, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, मतलब कि नहीं, हाँ भाई गाड़ी में बल है। तो वो किस पे निर्भर कर रहा है? एक तो m पे लग रहा है, वस्तु का मास कितना है। अब बॉल को उठा के फेंकना है तो फिर तो फेंक ही दोगे, है ना, लेकिन यदि ट्रैक्टर को धक्का मारना है या फिर कार को धक्का मारना है तो फिर तो बहुत बल चाहिए ना। तो वही चीज़ है, लगा समय यदि कम हुआ तो बल ज़्यादा होगा। कम हुआ, बॉल उठा के फेंक दिए, सीधे जाके कीपर के पास गए, कीपर बोल्ड, बैट्समैन बोल्ड, तो ये क्या हो गया? आपका बल ज़्यादा लगा आपने, लेकिन आप ट्रैक्टर को तो धक्का ही नहीं मार पा रहे हो, मतलब आपका बल कम हो गया, है ना। ये चीज़ हुआ संवेग में परिवर्तन। ऐसे में गतिमान वस्तु को रोकने में चोट ज़्यादा लगती है, संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए बॉल स्पीड से आ रही है, ये बॉलर का जो बॉल है ये स्पीड से आ रहा है, अगर ये इसको इसी अवस्था में यहाँ पे कैच ले ले, यहीं पे ये कैच ले ले, तो इसके हाथ में चोट ज़्यादा लगेगी, हाथ में चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये इसको इसी अवस्था में रोकना चाह रहा है यहाँ पे। लेकिन बॉलर इसको हाथ में लेके धीरे धीरे अपने हाथ को मूवमेंट करके नीचे लेके आता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो बॉल के जो एडजस्ट होने के, बॉल के जो समायोजित होने का समय है वो बढ़ता है, तो उससे उसके चोट लग गए की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए बॉलर जब भी बॉल कैच करता है तो वो बॉल को हाथ को पीछे करते हुए करता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि गति का जो दूसरा नियम है इसको हम अब परिभाषा तो मैंने बता दी आपको, सारे जितने टर्म्स है वो समझा दिए। अब हम इसके निरूपण को देख लेते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं मैथमेटिकली कि ये कैसे होता है, ठीक है। गति के द्वितीय नियम का निरूपण देखते हैं। तो द्वितीय नियम के निरूपण में मान लेते हैं कि जो असंतुलित बल जो लगता है, असंतुलित बल क्या लगता है? असंतुलित बल जो लगता है उसको हमने F माना, ठीक है ना, और संवेग मानते हैं P। तो मान लो किसी t1 सेकंड पे जो संवेग लग रहा है वो लग रहा है P1, और t2 सेकंड पे जो संवेग में परिवर्तन हुआ वो हुआ क्या? P2। तो नियम से, गति के द्वितीय नियम से क्या हुआ? गति का जो द्वितीय नियम है उससे क्या प्राप्त होगा? गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? जो असंतुलित बल है वो किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन क्या हो गया? P2 माइनस P1। कितने समय में हुआ? एक समय अंतराल में हुआ। समय अंतराल क्या हुआ? T2 माइनस T1। तो यहाँ पे मान लो कि समय अंतराल P2 माइनस P1 ये एक नगण्य होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो संवेग में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, तो इसको हम डेल P मानते हैं। डेल P बराबर मान लेते हैं P2 माइनस P1, ठीक है ना। और वैसे ही समय में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, तो डेल T बराबर हम क्या मानते हैं? T2 माइनस T1। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं क्या? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती, ये समानुपात का चिन्ह होता है, समानुपात डेल P, ये डेल का साइन है, अपॉन डेल T, ये कर दिया, है ना। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये क्या होगा? F समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक K, इसको बोलते हैं समानुपात स्थिरांक, और यहाँ पे डेल P बटे डेल T, ये हो गया। यहाँ पे मान लीजिए अब आप K बराबर 1 माना, है ना, माना K बराबर 1 समानुपात स्थिरांक जो है, तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होगा?
डेल पी बटे डेल टी। पी क्या होता है? संवेग क्या होता है? मास गुणा वेग होता है, हम ये चीज़ जानते हैं। तो मास क्या चीज, मास किसी द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान बार बार बदलता है क्या? नहीं बदलता है, लेकिन वेग बदलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास को बाहर ले आए और जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको हमने वहाँ रखा, और सेम यहाँ पे डेल टी रखा। तो ये क्या हो गया? ये फोर्स हो गया। अब ये फोर्स F बराबर m इंटू डेल वी बटे डेल टी, अर्थात किसी समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, क्या था? थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था वेग परिवर्तन की दर, मैं दिखाता हूँ, है ना। ये देखो, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तित हुआ, है ना, तो वेग परिवर्तित हुआ, तो वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? ये हमने वेग परिवर्तन किया, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाई? त्वरण कहलाई। तो त्वरण होता है तो F बराबर क्या हो गया? m इंटू ए। क्यों हुआ? चूंकि A बराबर क्या होता है? डेल वी बटे डेल टी, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या समझ आया कि जो वस्तु का जो बल है वो उसके मास और एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ये हमारा गति का द्वितीय नियम है। ये गति के द्वितीय नियम का प्रतिपादन है। ये आपको प्रश्न में पूछता भी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब भी आप फिजिक्स के, साइंस के छात्र रहेंगे तब तक ये आपको काम आता ही रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है? ते धक्का देवे तो महू धक्का दूँ, ते मारबे तो महू मारूँ। सबो चलता है ना, ऐसा ही होता है ना। आप मारोगे तो मैं भी मारूंगा, नहीं मारोगे तो नहीं मारूंगा। गति का तीसरा नियम यही चीज बोलता है। क्या बोलता है? कि यदि कोई क्रिया होगी तो उसके विपरीत एकदम बराबर प्रतिक्रिया होगी। ये जो तृतीय नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। ये हमारा गति का तीसरा नियम है। और यहीं पे न्यूटन का पूरा नियम जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, गति के नियम के अंतर्गत ये सारा का सारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि हमारे जो अभिप्सा के प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, है ना। इस क्लास से रिलेटेड जो PDF नोट्स है, वैकल्पिक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और माइंड मैप जो है, ये आपको हमारे अभिप्सा के इसी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। अभिप्सा का एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है? आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर में आप लोग क्या लिखेंगे? गूगल प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आप लोग लिखेंगे अभिप्सा, ABHIPSA। अभिप्सा सर्च करते ही आपको ये हमारा एप्लीकेशन कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना। अगर डाउनलोड करने में कोई समस्या होती है तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो आप सीधे www.abhipsa.in जो हमारा वेबसाइट है इसमें भी जाके आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको ये सारी जो प्रोसीजर है ये आपको समझा देंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको अभिप्सा के सारे कोर्सेज 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सारे कोर्सेज आपको हिंदी माध्यम में लेने के लिए आप अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि हम लगातार वर्ष भर एक साथ पढ़ते रहें और अपनी शिक्षा को हम अच्छा बनाते रहें। ठीक है। तो एजुकेशन अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की ओर से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए मिलेंगे अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए धन्यवाद।